माई सेल्फ विनीता। जैसे कि हमने अपनी यूपीएससी एसए की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, उसी के अंतर्गत हम अपनी नेक्स्ट पार्ट को देखें तो हमने 2013 और 2014 का जो भी यूपीएससी का पीवाईक्यू था उसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आज से 2015 का डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 2015 के अंदर कौन कौन से ऐसे पूछे गए थे और हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो सेक्शन ए है जिसके अंदर से आपको इन चारों में से एक लिखना होता है। सेक्शन बी है, उनमें भी आपको 4 में से एक लिखना होता है। तो सेक्शन ए की बात करें तो उसके अंदर जो 4 ऐसे, उसका फर्स्ट ऐसे है कि किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। मीन्स ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आप किसी को अनुदान दे रहे हैं, मीन्स आप वन टाइम आप इसको मतलब किसी को पैसे की या फिर कुछ इस प्रकार फाइनेंशियली इस प्रकार का आप अनुदान वगैरह दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, अनुदान का अभिप्राय, तो उससे बेहतर है कि आप उसके काम में हाथ बटाएं। मीन्स अगर आप उसका फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह करेंगे तो वो सिर्फ वन टाइम होगा, लेकिन अगर आप उसको हाथ बटा देंगे या फिर आप उसको जो वर्स कंडीशन में है उसको निकालने के लिए आप कुछ कार्य कर पाएंगे ना, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एक बार उसको दान देने से अच्छा है ना। तो उसके ऊपर लिखना है कि अनुदान से क्या अभिप्राय हो सकता है ना, कि दान देने का क्या अभिप्राय हो गया, फिर हाथ बटाने का क्या अभिप्राय हो गया, और ये अनुदान से बेहतर कैसे है हाथ बटाना। और यहाँ पे फिर अपन काउंटर भी दे सकते हैं कि क्या हमेशा आप हाथ बटा सकते हैं या फिर हमेशा ये हाथ बटाना ही बेहतर रहता है। हो सकता है किसी की नीड हो जिसको अर्जेंट में अनुदान ही उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा या फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने आर्गूमेंट को काउंटर भी कर सकते हैं। देन सेकंड वाला देखें तो वो बोल रहा है फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फुर्तीला होना चाहिए, है ना, लेकिन साथ में आपको संतुलित व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप किसी दौड़ के अंदर विजय प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपको जो सक्सेस की नीड है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी मतलब ये तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अपन खरगोश और जो कछुए वाली स्टोरी है वहाँ से बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो खरगोश था वो केवल फुर्तीला था, उसके अंदर संतुलन नहीं था, ठहराव नहीं था, लेकिन जो कछुआ था वो काफ़ी संतुलित था और उसके अंदर ठहराव और ये सब चीज़ें थी, तो वो दौड़ के अंदर विजयी हुआ था। क्योंकि फुर्तीला होता है वो थोड़ा कम सोचता समझता है या फिर उसके अंदर जो सोचने की पावर है वो थोड़ी कम रहती है। उसको रहता है कि कोई भी कार्य है वो फटाफट से कर ले, उसमें फिर उसकी मिस्टेक्स भी हो जाती है और हमेशा उसको सफलता नहीं भी मिलती है ना। तो उसके ऊपर लिखना है कि फुर्तीला व्यक्ति क्या होता है, संतुलित व्यक्ति से क्या अभिप्राय है, कैसे फुर्तीले से संतुलित बेहतर रहता है, क्या हमेशा ही संतुलित बना रहा जा सकता है या फिर कभी फुर्तीला ही काम का रहता है। इस प्रकार से हमें अपने आर्गूमेंट्स को जनरेट करना है। देन अगली थर्ड ऐसे की बात करें तो वो बोल रहा है किसी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंब होता है। कि अगर आप कोई भी संस्था मीन्स यहाँ पे कोई जो आप कोई इंस्टीट्यूट देखते हो वो नहीं होता है। यहाँ पे संस्था कुछ भी ले सकते हैं। संस्था का मतलब आपका फैमिली भी ले सकते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम भी ले सकते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी अपन सब तरह का ले सकते हैं कि सोसाइटी के लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वर्ल्ड के लेवल पर अपन देखते हैं कोई राष्ट्र हो गया या फिर आपका स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, आपका ऑफिस हो गया, है ना। हर कोई भी अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हो, है ना, उसको भी आप संस्था मान सकते हो कि उसको भी किस प्रकार का नेतृत्व मिल रहा है ना। तो वो फिर उसका सफलता है या फिर उसकी जो सक्सेस है उसको डिसाइड करेगा। वही जो नेतृत्व है उसके संस्था का चरित्र है वो नेतृत्व में प्रतिबिंब होता है कि कौन उसको लीड कर रहा है, कौन उसका नेता है, उसका क्या तरीका है। मीन्स जो नेतृत्व का जो चरित्र रहेगा वही फिर संस्था के चरित्र के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं। फिर अगला ऐसे ये है कि मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को चतुर बनाने जैसी लगती है। जैसे कि अपन ने पहले वाले भी कुछ ऐसे डिस्कस किए थे। उसके अंदर मूल्य मीन्स एक मानक शिक्षा प्रणाली के अंदर जो मूल्यांकन पद्धति है उसके ऊपर वगैरह, है ना, ऐसे कुछ था। और एक और एजुकेशन रिलेटेड ही कुछ था, उसमें भी यही था कि
आपको एक मूल्यवान या फिर मूल्यों से संचित वाली शिक्षा है वो ज़रूरी है। अगर आप केवल जो क्रेडिट हो गया या फिर परसेंटेज हो गया या फिर केवल मार्क्स वाली शिक्षा है ना, उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो आपका सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती, जो आपको समावेशी या फिर संतुलित नहीं बना सकती, आपको मूल्यवान व्यक्ति नहीं बना सकती, तो वो सिर्फ फिर आपको एक खोखला या फिर चतुर इंसान ही बनाएगी, जिससे आप वैसे इंसान बन जाएंगे वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए आगे दौड़ेगा, या फिर खुद को किस प्रकार से सक्सीड कर सकता है या फिर खुद का फ़ायदा कैसे हो सकता है ना, तो वैसा ही आपको चतुर और क्लेवर इंसान बना देगा, जो आपकी मूल्यों से वंचित शिक्षा है। उसके बाद अपन सेक्शन बी की बात करें तो उसका जो फर्स्ट ऐसा है वो बोल रहा है प्रौद्योगिकी है वो मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका अभिप्राय है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन पावर है, उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। मे बी टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ कर सकती है, लेकिन जो ह्यूमन की पावर है या फिर ह्यूमन का जो ब्रेन कैसे वर्क कर सकता है उसको वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। कितना भी टेक्नोलॉजी ग्रो कर जाएगी लेकिन फिर भी वो मानव को विस्थापित नहीं कर सकती है ना। तो इसके ऊपर अपन को ऐसे लिखना है। देन अगला बात करें तो उसमें है कि भारत के सम्मुख संकट नैतिक है या आर्थिक है, कि भारत को आप देखना चाह रहे हैं, भारत के अंदर जो भी आपको चैलेंजेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको नैतिक के अंदर सेपरेट करेंगे या फिर आर्थिक सेपरेट करेंगे। यहाँ पे भी हमें अपना संतुलित अप्रोच को यूज़ करना है कि भारत के सामने ऐसा नहीं है कि केवल नैतिक संकट है या फिर केवल आर्थिक संकट है। भारत के समक्ष नैतिक संकट भी आपको कुछ दिखाई देते हैं, कुछ आर्थिक संकट भी दिखाई देते हैं ना, तो दोनों को बैलेंस करते हुए लिखना। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि न केवल नैतिक और आर्थिक बल्कि भारत के सामने और भी कुछ संकट है जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है। देन फिर थर्ड ऐसी की बात करें तो वो बोल रहा है वे सपने जो भारत को सोने न दे। यहाँ पे भारत की क्या क्या टारगेट वगैरह है, भारत के क्या लक्ष्य है, भारत के क्या सपने हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कि भारत के ऐसे क्या सपने हैं जो भारत को सोने नहीं दे रहा। हर सेक्टर के अंदर अपन बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर भारत ने ये अपने लक्ष्य रखे हैं, समाज भारत कैसा चाहता है, विश्व स्तर पर भारत अपनी छवि कैसे चाहता है, या फिर एकदम ज़मीनी लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाद में ऊपर लेवल तक वो भारत के क्या सपने हैं हर सेक्टर का। और काफ़ी कुछ बता सकते हैं कि भारत के ये सपने हैं और उसको अचीव करने के लिए भारत को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और फिर बाद में ये भी बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस है और क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर इंडिविजुअल के थ्रू जो भी सपनों को अचीव करने के लिए। उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि हम ऐसे क्या सुझाव दे सकते हैं जिससे भारत अपने सपनों को पूरा कर सकता है ना, तो फोर्थ ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है। ये कैपिटलिज्म की बात कर रहा है कि अगर आप कैपिटलिज्म को अपनाते हैं तो उसके थ्रू आप समावेशित विकास को प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये संभव बना सकता है आपके समावेशित विकास को, तो उसके ऊपर अपन को लिखना है कि पूंजीवाद से क्या अभिप्राय है, ये बता सकते हैं कि है ना पूंजीवाद की क्या विशेषताएं हैं, क्या अपने चैलेंजेस है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और उसको फिर लिंक करना हमें समावेशित विकास के साथ कि इसके द्वारा हम कैसे समावेशित विकास को है प्राप्त कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर प्राप्त कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या इसके द्वारा ये संभव है या नहीं है, और क्या बाधाएं हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस ये जो लेक्चर है उसके अंदर हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे पूछे गए हैं और उनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इनका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन भी अभी आएगा ना। तो केवल इसमें तो सिर्फ यही है कि ये क्वेश्चन पूछे हैं 8, और उसमें से हमने बता दिया है नॉर्मली शॉर्ट में कि हाँ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये अपनी अप्रोच है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका ऐसे का अभिप्राय क्या है। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सारा डिटेल वाला। ठीक है, ओके, बाय बाय।